लेकिन एक बात सच है कि माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में जो जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और जो भी अधिकारी इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और जो भी आगे की जो कार्रवाई वो भी होगी। तो ऐसा नहीं कि भाई मंत्री दोषी है, ठीक है, नीचे अधिकारी जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई चीज ना हो और अखबार में आ जाए और अधिकारी पकड़े जाएं। ये तो तभी संभव हो सकता है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। माननीय मंत्री जी की भूमिका निश्चित रूप से इसके अंदर सहकारिता मंत्री की संलिप्तता है। उनकी संलिप्तता के बगैर कुछ भी संभव नहीं। और अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं 0.001% वो निर्दोष है, तो तुरंत प्रभाव से उनको जांच में सहयोग करते हुए निष्पक्ष जांच के लिए तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रवीण राव गोपी उनसे पहले भी सहकारिता विभाग के एक जीएम हैं जिन्होंने विभागीय स्तर पर इस घोटाले को उठाया। उनका मंत्री जी की तरफ से 7 बार ट्रांसफर किया गया। 7 बार। बीच बीच में मैंने बनवारी लाल जी के लिए, मैं तो शुरू से बोल रहा था कि इसमें बनवारी जी इन्वॉल्व हैं और इतना बड़ा महकमा है तो इस महकमे में लगभग 100 करोड़ से ऊपर का घपला है। मगर जब बनवारी लाल जी ने भी बीच में इसको कॉन्टेक्ट करते रहे और कहते रहे कि भाई ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है कि या मुझे कुछ ये स्पेशल रजिस्टर रखता है, झूठे आरोप लगा रहा है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। हम कोई जांच अधिकारी नहीं है, हम कोई अदालत नहीं है जो न्याय करे या किसी को दोषी ठहराए, सिर्फ भाव की भाव कहने का प्रयास करते हैं। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करते हैं आईसीडीपी में हुए 100 करोड़ रुपए से भी अधिक के उस घोटाले की जिसका सच लंबे समय से छन छन कर बाहर आता रहा है। पहले आईसीडीपी को समझ लें। आईसीडीपी का मतलब है इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हिंदी में कहें तो एकीकृत सहकारी विकास परियोजना। सहकारिता विभाग रेवाड़ी जिले की बाउल विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर बनवारी लाल के पास है। 4 दिन पूर्व तक मीडिया में यह मामला अधिक गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। इसका एक कारण मीडिया के पास ठोस सबूतों का अभाव भी रहा। हालांकि समय समय पर इससे संबंधित कुछ खबरें आती भी रही, लेकिन 4 दिन पूर्व मानो भूचाल आ गया। 2 फरवरी से इंटरनेट मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर विपक्षी तीरों तक शुरू हुआ घोटाले की खबरों और प्रहारों का सिलसिला अभी तक भी जारी है। यह मामला 2 फरवरी को अधिक चर्चा में तब आया जब एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के हवाले से सहकारिता विभाग में 100 करोड़ का घोटाला होने की खबरें बाहर आई। एनजेपी हरियाणा के पास इतने संसाधन नहीं है कि वह पूरे मामले की तह तक पहुंचकर आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंचाने वाली रिपोर्ट दे सके, लेकिन विभिन्न समाचार पत्रों के अध्ययन, पूर्व अधिकारियों से बातचीत और पक्ष विपक्ष की बातें सुनकर एक बात पूरी तरह स्पष्ट है, यह घोटाला 100 करोड़ का नहीं बल्कि इससे कहीं अधिक का है। अगर इस मामले की पूर्ण पारदर्शिता से जांच हुई तो इसकी आंच मुख्यमंत्री की मनोहर छवि तक भी आएगी। मुख्यमंत्री पर न विपक्ष ने उंगली उठाई है और न उनका सीधे इस मामले से कोई लेना देना है। हम भी उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनसे लोग दूध का दूध और पानी का पानी करने की उम्मीद कर रहे हैं। अभी तक यही माना जा रहा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर की अगुवाई वाली एसीबी के माध्यम से जो कुछ सामने आया है वह मनोहर की साफ नीयत से ही निकल कर आया है। मनोहर छवि बरकरार रहे इसके लिए न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। यह दाल में काला का मामला नहीं है, यह तो पूरी दाल ही काली होने का मामला है। यहाँ तो चौकीदारों ने उसी प्रोजेक्ट में करोड़ों की चोरी की है जिसकी चौकीदारी की जिम्मेदारी उन पर थी। ऐसा लगता है जैसे केंद्र से सहकारिता के विकास के लिए आने वाले पैसे को हड़पने का खेल पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। इस मामले के एक अहम शिकायतकर्ता प्रवीण बाबी से हमारी बातचीत पहले ही हो चुकी थी। पूर्व सहकारिता मंत्री शकुंतला भगवाड़िया और बावल से डॉक्टर बनवारी लाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले जननायक जनता पार्टी के नेता श्याम सुंदर सभरवाल भी अपनी बात कह चुके थे। लेकिन जिस विभाग में गड़बड़ी का यह मामला था उस विभाग के मुखिया डॉक्टर बनवारी लाल का पक्ष हमें 4 फरवरी की शाम को ही मिल पाया। हम इस रिपोर्ट में पहले सभी की बातें सुनेंगे। आप पहले सबकी बातें सुन लीजिए, उसके बाद हम अपनी बात कहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण यादव जी,
चंडीगढ़ में एसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज 100 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। उस मामले में इन्होंने भी कई कंप्लेन करी थी, तो उसी के बारे में इनसे जानते हैं कि इनकी कंप्लेन पे कितने लोगों को पकड़ा गया है, क्या कुछ मामला है। सर आप खुद बताइए एक बार। कमल जी नमस्कार। इस मामले का उजागर मैंने ही किया था। रेवाड़ी ज़िले की आईसीडीपी के अंदर कुछ गड़बड़ियाँ थी, उसके मैंने कागज़ इकट्ठे किए और मैं लगा था ज़िले के लिए। तो यहाँ एक अपने जनरल मैनेजर थी अनु कोशिश जी, तो उनके खिलाफ कुछ जब जांच का दायरा बढ़ता गया और कागज़ में इकट्ठा करता चला गया तो बहुत कुछ था इसके अंदर। मगर इसमें बधाई के पात्र श्री शत्रुजीत कपूर व उनकी टीम, स्पेशल रूप से श्री चंद्रमोहन जी एसपी विजिलेंस गुड़गांव हैं। उनने मेरी बात पे विश्वास किया, सारे कागज़ मैंने दिए, जो मुझसे कॉपरेशन चाहिए था मैंने कॉपरेट किया। और पिछले साल ही इसके अंदर 8-9 गिरफ्तारियां हो गई थी। रेवाड़ी ज़िले का काफ़ी कुछ निकलाया था। बीच बीच में मैंने बनवारी लाल जी के लिए, मैं तो शुरू से बोल रहा था कि इसमें बनवारी जी इन्वॉल्व हैं और इतना बड़ा महकमा है, तो इस महकमे में लगभग 100 करोड़ से ऊपर का घपला है। मगर जब बनवारी लाल जी ने भी बीच में इसको कॉन्टेक्ट करते रहे और कहते रहे कि भाई ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है कि या मुझे कुछ ये स्पेशल रजिस्टर रखता है, झूठे आरोप लगा रहा है। और बाद में जब रेवाड़ी में अरेस्ट हुए लोग तो उनने ये कहा कि हाँ इनने जांच दी, तो जांच मैंने ही करवाई है, जबकि जांच में इनका कोई योगदान नहीं था बनवारी लाल जी का। अभी परसों 5 अफसर अंबाला से और अरेस्ट किए हैं और टोटल अमाउंट जो रेवाड़ी से शुरू हुआ था वो बढ़ता बढ़ता अभी ये 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। आपने आईसीडीपी के अलावा भी कुछ अन्य शिकायतें की हैं? जी हाँ, आईसीडीपी के अलावा मेरी कुछ शिकायतें हुड्डा महकमे की हैं और एक वो भी जांच लगभग कंप्लीट होने को है। और एक जांच ये रेवाड़ी की जो नगर परिषद की चेयरमैन है, इनके खिलाफ भी मैंने दी हुई है। इसमें भी अगर ढंग से जांच आ चुकी है और जांच होगी तो जांच के अंदर निश्चित तौर पे यहाँ भी बहुत बड़ा घपला है, घोटाला यहाँ भी उजागर होने वाला है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि आईसीडीपी की जांच जब शुरू हुई थी तो रही सहयोग की, तो सिर्फ एसीबी के सहयोग के अलावा और एक दूसरा कि भाई मुख्यमंत्री जी की उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, उनने तो भाई कोई इंटरवीन नहीं किया। मगर मुझे किसी लोकल पॉलिटिशियन ने या बीजेपी के लीडर ने या किसी भी, उसने इसमें कोई सहयोग नहीं है, बल्कि मेरे पे दबाव बनता रहा कि भाई तू इसको वापस ले ले अपनी इंक्वायरी को, तू इनका सहयोग मत कर। काफ़ी दबाव बना मगर मैं आखिर तक अड़ा रहा इसके अंदर। और एक बार तो इसमें मुझे, जब मैं यहाँ से रेवाड़ी से गुड़गांव जा रहा था शाम को, तो मेरी कार के ऊपर कुछ लोगों ने गोली भी चलाई थी, जिसकी कि मानेसर के अंदर एफआईआर भी दर्ज है 307 की। धन्यवाद। आज पूरे प्रदेश में जिस घोटाले की चर्चा है, जिस घोटाले ने पूरे प्रदेश को, जिले को और सहकारिता विभाग को शर्मसार करने का काम किया है और जिसपे पिछले 2 साल से आवाज उठ रही थी मीडिया में, और जिसको आज इस अंजाम तक पहुंचाया प्रवीण राव बॉबी, उनके ऊपर सहकारिता मंत्री के जो बयान था कि निजी स्वार्थ के लिए दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पे कल एंटी करप्शन ब्यूरो के जो महानिदेशक हैं शत्रुजीत कपूर जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये साबित किया है कि ये घोटाला 100 करोड़ रुपए का नहीं, ये तो फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म अभी काफी बाकी है और इसकी अभी जांच चल रही है। 14 लोग, जिसमें 10 विभाग के कर्मचारी हैं, 4 अन्य लोग हैं। जो 10 कर्मचारी हैं उनमें 4-5 तो विभाग के गजेटेड ऑफिसर हैं और एक ऐसा कर्मचारी जो अनु कशिश, जिनको एआर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंबाला का चार्ज दिया गया, उनको एडिशनल चार्ज अंबाला से यहाँ रेवाड़ी एआर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का दिया गया और जिस डिपार्टमेंट का, जिस स्कीम का ये आईसीडीपी जो स्कीम है जिसमें घोटाला हुआ, उसके जीएम का चार्ज दिया गया। निश्चित रूप से इसने
इस घोटाले ने प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया है और इसमें अभी जांच होगी तो और भी लोग इसकी गिरफ्त में आएंगे। जो विभाग के सहायक निदेशक हैं उनके खिलाफ भी सरकार ने एफआईआर दर्ज करने की अनुमति सरकार से मांगी। 2 साल से आवाज उठ रही थी। माननीय मंत्री जी की भूमिका निश्चित रूप से इसके अंदर सहकारिता मंत्री की संलिप्तता है। उनकी संलिप्तता के बगैर कुछ भी संभव नहीं। और अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं 0.001% वो निर्दोष है तो तुरंत प्रभाव से उनको जांच में सहयोग करते हुए निष्पक्ष जांच के लिए तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस बात को तो साबित कर दिया है कि ये घोटाला जो 14 अफसर बर्खास्त हुए, ये बहुत बड़ा घोटाला होगा। ये जो घोटाला है ये प्रदेश के विकास के लिए और किसान जो हमारे अन्नदाता है उन अन्नदाता के विकास के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी वेयर हाउसेज के लिए, उनकी सोलर पंप के लिए, इन स्कीमों के लिए ये पैसा आया था और जिसको वहां से ट्रांसफर करके व्यक्तिगत खातों के अंदर ट्रांसफर करके जमीन और फ्लैट खरीदे गए। ये पूर्णतः मामला मंत्री जी के संज्ञान में था और मैं तो मानता हूं कि मंत्री जी को तुरंत प्रभाव से इस मामले में इस्तीफा दे देना चाहिए। सरोल साहब, सहकारिता मंत्री का दावा है कि जांच के आदेश उन्होंने ही दिए थे, इसके बाद ही पूरी कार्रवाई हुई है। आप ये जो मंत्री जी की स्टेटमेंट है ये पूर्णतया निराधार है। जिस अन्नू कशिक को 3-4 डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया वो उन्हीं की बदौलत दिया गया था। इसके प्रमाण हैं, इसके साक्ष्य हैं। जिनको उन्होंने 4-4 जगह का चार्ज दिया वो आज इसमें पूर्णतया संलिप्त है, तो मंत्री जी कैसे कह सकते हैं कि वो पाकशाह पर उन्होंने इसका जांच के लिए आदेश दिया। मंत्री जी इसमें पूर्णतः संलिप्त है और हो सकता है जब ये स्पष्ट होगा तो ये घोटाला 500-700 करोड़ रुपए का हो। और यहीं तक नहीं, ये तो एक सहकारिता के विभाग का है, हो सकता है कोई इस तरह का गोलमाल जन स्वास्थ्य विभाग में भी हो सकता है। इस घोटाले को जो उजागर किया, इसकी जो शिकायतकर्ता थे प्रवीण राव गोपी, उनसे पहले भी सहकारिता विभाग के एक जीएम हैं जिन्होंने विभागीय स्तर पर इस घोटाले को उठाया। उनका मंत्री जी की तरफ से 7 बार ट्रांसफर किया गया, 7 बार। ये साबित करता है कि मंत्री जी की मिलीभगत, मंत्री जी की संलिप्तता के कारण ही ये घोटाला हुआ। यहाँ आज पूरा प्रदेश इस घोटाले की वजह से शर्मसार है। तो अखबार में मैंने भी पढ़ी है कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला है और ये भी देखा है, सुना है कि भाई अधिकारी भी पकड़े गए हैं। तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई चीज ना हो और अखबार में आ जाए और अधिकारी पकड़े जाएं। ये तो तभी संभव हो सकता है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। आप भी सहकारिता मंत्री रहे हैं, तो क्या इस तरीके से घोटाला हो सकता है कि मंत्री की जानकारी ना हो और 100 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि बिना किसी के इशारे पे या बिना किसी के कहे पे या उसकी नजर से बाहर ऐसा सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या दे देना चाहिए इस्तीफा? ये मंत्री जी समझदार हैं, 10 बार मंत्री रह चुके हैं, ये तो उनको पता है। और कोई भी पॉलिटिशियन है वो हर दुख सहन कर सकता है, हर परेशानी सहन कर सकता है, लेकिन जनता अगर उसको ठीक ना समझे या उनकी नज़र से वो उतर जाए और उनकी नज़र में वो दागदार समझा जाए तो मेरे ख्याल में उसको कुछ सोच लेना चाहिए। तो वो जाने, मैं तो उसका कोई जवाब नहीं दे सकती क्योंकि उसका काम है, मेरा काम है।
डॉक्टर साहब, आईसीडीपी का जो मामला चल रहा है, बार बार विपक्ष के भी कई नेता आरोप लगा रहे हैं, क्या पूरा सच है उसके अंदर? देखो, ये आईसीडीपी का कुछ एक शिकायतें आई थी, तो उसका हमने जांच के आदेश दिए और शुरू में जिन जिन अधिकारी और कर्मचारियों का दोष था उनको हमने सस्पेंड भी किया, उनके यहाँ से ट्रांसफ़र भी की। और उसके बाद आगे जब इंक्वायरियाँ चली तो कुछ एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी उनकी जांच की और जिन जिन अधिकारियों के या कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया, उसके बाद हमने उनको सस्पेंड कर दिया, चार्जशीट के भी, और जो उसके आदेश भी दे दिए कि उन पर केस चलाया जाए। तो अभी बीच में 2 दिन पहले फिर कुछ एक अधिकारियों का कुछ एसीबी ने छापा मारा या उनसे केस दर्ज किए हैं और उसके बाद वो जो भी अधिकारी अब नए फ्रेश एफआईआर दर्ज हुई है उनके ऊपर भी हम कार्रवाई कर देंगे। कल उनके सस्पेंशन ऑर्डर वगैरह भी कर देंगे और जो भी चार्जशीट वगैरह होगी वो भी हम करेंगे और उसके बाद जो भी एसीबी की रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात सच है कि माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में जो जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और जो भी अधिकारी इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और जो भी आगे की जो कार्रवाई वो भी होगी। विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं, आपने भी सुना होगा, आपने भी बातचीत की है, उनका बार बार ये कहना है कि मंत्री जी थे उसमें तो उनकी देखरेख में ये हुआ है तो उनको इस्तीफा भी देना चाहिए। ऐसे देखो, ये इस तरह की बात करना, क्योंकि कोई एक सहकारिता विभाग में तो ऐसी बात है नहीं, हर विभाग में इसी तरह की बातें भी आती हैं और जो भी, मैं यही कहूँगा कि जो भी कर्मचारी अधिकारी किसी विभाग का हो, चाहे हमारे विभाग का हो चाहे किसी और विभाग का हो, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और निश्चित तौर पर उनको सज़ा भी दी जा रही है। तो ऐसा नहीं कि भाई मंत्री दोषी है, ठीक है, नीचे अधिकारी जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो लोग राजनीतिक तूल दे रहे हैं उनके लिए क्या? देखो, विपक्ष का काम है विरोध करना और भाई जो भी उनको आता है मुद्दे उनको उछालना, वो भी अपनी जगह ठीक है, विपक्ष का भी काम है कि भाई उछालें, लेकिन सच्चाई के उसमें रहना चाहिए। भाई किसी पे ऐसे बिना उसके सबूत के भाई मंत्री को ये करना चाहिए, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, हम जांच हो रही है, जांच के हिसाब से जो रिपोर्ट आ रही है उस पर कार्रवाई चल रही है और किसी को भी मतलब अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप शिकायतकर्ता से लेकर मंत्री तक सबकी बात सुन चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्रवीण बाबी के बारे में बताना जरूरी है। प्रवीण केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बेहद नज़दीक माने जाते हैं। लोकतंत्र के बावजूद वह राव परिवार में राजा की छवि देखते हैं। इसी कारण वह लंबे समय से राजा राव इंद्रजीत सिंह विचार मंच बनाकर अपनी सोशल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने ही सहकारिता विभाग में गड़बड़ियों के मामले उठाने शुरू किए थे। अभी नगर परिषद रेवाड़ी सहित कई अन्य विभागों में भी उनकी ओर से की गई शिकायतों पर जांच जारी है। जब हमने प्रवीण को विसल ब्लोअर मानकर शाबाशी देना चाहा तो कुछ लोगों ने नाम छापने की शर्त पर हमसे कहा कि प्रवीण बाबी दबाव बनाकर उल्टे सीधे काम करवाता रहता है, वह विसल ब्लोअर नहीं है। इस मामले में हमारा सीधा यही कहना है कि अगर किसी के पास कुछ है तो वह भी प्रवीण बाबी की तरह डंके की चोट पर हिम्मत दिखाए और गड़बड़ी सामने लाए। जब फाइल चलती है तो उसका पेट जुबानी जमा खर्च से नहीं भरा जा सकता। इस समय तो प्रवीण विसल ब्लोअर की भूमिका में है, क्योंकि उनकी ही पहल से सहकारिता विभाग में परत दर परत घोटाले निकलते जा रहे हैं। यह हैरत की बात है कि किसानों के लिए जारी हुए 600 करोड़ रुपयों को अधिकारियों ने मिलीभगत करके लूट लिया। पता नहीं जीरकपुर से लेकर करनाल तक और रेवाड़ी से लेकर हरियाणा के अन्य शहरों तक कितनी प्रॉपर्टी खरीदी गई। अभी तो एसीबी की ओर से दादरी, कैथल और अंबाला में कुल 11 एफआईआर दर्ज की गई है। जांच आगे बढ़ने पर सहकारिता विभाग के एडिशनल डायरेक्टर नरेश गोयल और कई अन्य अधिकारियों पर भी केस दर्ज होने की संभावना बढ़ गई है। नरेश गोयल से किसी भी समय पूछताछ संभव है। इस मामले में अब तक बहुत कुछ घटित हो चुका है। सहकारिता विभाग के वरिष्ठ लेखा परीक्षक सुमित अग्रवाल को अक्टूबर में ही बर्खास्त कर दिया गया था। इस मामले की मास्टरमाइंड और सहकारी समितियों की सहायक रजिस्ट्रार अनु कौशिक और उप मुख्य लेखा परीक्षक योगेंद्र अग्रवाल की सेवाएं समाप्त करने की संस्तुति भी की जा चुकी है। सहायक रजिस्ट्रार राम कुमार भी निलंबित हो चुका है। इसके अलावा कैथल के सहायक रजिस्ट्रार जितेंद्र कौशिक
और करनाल के सहायक रजिस्ट्रार कृष्ण बेनीवाल की गिरफ्तारी के बाद इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के लिए भी सरकार को लिखा जा चुका है। अब तक इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुल मिलाकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 गजटेड अधिकारियों सहित कुल 10 अधिकारी शामिल हैं। एसीबी की एफआईआर में अनु कौशिक और स्टालिन को मुख्य आरोपी बनाया गया है। अनु कौशिक ही उस समय आईसीडीपी रेवाड़ी में महाप्रबंधक थी जब घोटाले को अंजाम देना शुरू किया गया था। इस मामले का दूसरा मुख्य आरोपी स्टालिन उन कई प्राइवेट कंपनियों का निदेशक है जिनके माध्यम से घोटाला किया गया है। इस मामले में एसीबी चीफ डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसीबी के एसपी चंद्रमोहन को खूब वाहवाही मिल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि स्टालिन इन दिनों विदेश भागने की फिराक में था। वह अपना पूरा परिवार विदेश भेज चुका था जबकि खुद के विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। मुख्य आरोपी अनु कौशिक के बारे में भी ऐसी खबरें आ रही थी कि वह भी कनाडा जाने की तैयारी कर रही है। अनु की बहन पहले से ही कनाडा में है। उसी के माध्यम से अनु कौशिक के लिए विदेश में सुरक्षित ठिकाने की तलाश की जा रही थी, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की सक्रियता से अनु कौशिक भाग नहीं पाई। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर अंगुली इसलिए उठ रही है क्योंकि उनके पास इस विभाग का दायित्व है। अगर सीएम को लगता है कि डॉक्टर बनवारी लाल की सीधे किसी तरह की संलिप्तता इस मामले में नहीं है तो उनसे सहकारिता विभाग लेकर उन्हें किसी दूसरे विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। न्याय तभी निकलकर सहकारिता विभाग से बाहर आएगा। हमारे देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं रही जिन्होंने आरोप लगने पर नैतिकता के आधार पर कई बार कुर्सी छोड़ी है और बाद में खुद को पाक साफ साबित किया है। डॉक्टर लाल के लिए यही अच्छा रास्ता हो सकता है। 4 फरवरी को दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि ऑडिट की फाइल अभी भी सरकार के पास ही अटकी हुई है। 100 करोड़ के घोटाले की जांच 2 तरह से हो रही थी, परंतु दोनों एजेंसियों की जांच की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक जांच महालेखाकार ऑडिट के स्तर पर होनी है जबकि दूसरी किसी प्राइवेट सीए फर्म से। महालेखाकार ऑडिट से जांच की फाइल को सरकार ने अभी तक आगे नहीं बढ़ाया है, जबकि बार बार टेंडर प्रक्रिया के बावजूद प्राइवेट सीए से संबंधित कोई योग्य एजेंसी सरकार को अभी तक नहीं मिल पाई है। अब यह सुनने में आ रहा है कि 23 जनवरी को सरकार की अनुमति मिल चुकी है और जल्दी ही दोनों स्तर की जांच से सच बाहर आ जाएगा। अभी एजेंसी दूसरे जिलों का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। अभी तक 3-4 अधिकारियों की 10 एकड़ जमीन, 2 प्लाट और 2 प्लाट की प्रॉपर्टी अटैच की है। कुछ खाते सीज किए हैं। एसीबी ने कुछ चैट भी जुटाई है। वर्ष 2021 में आईसीडीपी को 4 वर्ष के लिए आगे बढ़ाने की स्वीकृति मिली थी, लेकिन अब इसे मार्च 2025 की बजाय 2024 में ही बंद किया जा रहा है। इससे पूर्व भी यह योजना चल रही थी। अतीत की जांच हुई तो भी कईयों पर जांच आना तय है। चलते चलते एक रोचक बात, ईडी और सीबीआई को सरकार की कठपुतली बताने वाली आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ के इस घोटाले की जांच ईडी व सीबीआई से ही करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता के बयान आप विभिन्न समाचार पत्रों में पढ़ भी सकते हैं। इस बीच आज रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से इस्तीफा मांगा है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल ने भी सहकारिता मंत्री के त्यागपत्र की मांग की है। इस विषय पर फिर किसी दिन हाजिर होंगे किसी नई जानकारी के साथ। आज इतना ही। नमस्कार।